ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं ईटी नाउ स्वदेश और बड़ा ही इंटरेस्टिंग मार्केट है। अब ऐसे मार्केट में आपको करना क्या चाहिए, बिकॉज फिर से एक बार निफ्टी देखिए 17,425 के पास है। लेकिन आज की बात नहीं करते हैं, थोड़ा सा एक मेच्योर्ड अप्रोच लेते हैं मार्केट के लिए। हमारे साथ मृणाल सिंह हैं, इनट्रेड एएमसी के सीईओ, उनसे बात करते हैं। शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। वॉलेटाइल तो है मार्केट, और जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है या फिर ग्लोबल क्यूज़ जो हैं वो भी थोड़े से अनप्रेडिक्टेबल ही हैं। लेकिन ये जो चॉपीनेस है, इसे फ़िलहाल प्ले करने की कोशिश करनी चाहिए, थोड़ा सा दूर रहना चाहिए, एक बार समझ लेना चाहिए मार्केट का रुख। क्या सलाह है आपकी मीडियम टर्म के लिए? बहुत ही पर्टिनेंट सवाल है। उसे पूछें तो वॉलेटिलिटी एक लॉन्ग टर्म एलोकेशन के लिए एक बहुत अच्छा मौका होता है। पर्टिकुलरली मैंने देखा है मार्केट जब भी 2% से ज्यादा मूवमेंट लेते हैं किसी एक ट्रेडिंग सेशन में, वो एक इंटरेस्टिंग टाइम होता है, क्योंकि 2% का मतलब है कुछ स्टॉक 5-7% भी ऊपर नीचे हो गए होंगे, तो उसमें इंटरेस्टिंग प्राइसेस मिलते हैं। और पर्टिकुलरली ऐसे मार्केट में जहाँ पे मेरे ख्याल से वॉलेटिलिटी बनी रहेगी, ऐसे बिजनेसेस में जिनका ग्रोथ का रुख अगले 3-5 साल के लिए अच्छा है, एलोकेशन बढ़ाया जा सकता है। जी, चलिए जो रेट सेंसिटिव स्पेस है उसी से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बैंक से शुरुआत करते हैं मृणाल, क्योंकि हम थोड़ा सा एक ऐसे जोन में है जहां पर अभी भी आरबीआई से सिग्नल अवेटेड है कि कब जाकर रेट हाइक हो बैंक्स पर आपका नजरिया क्या है? बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। आई थिंक बहुत सारे लोग इस बारे में डिस्कशन भी कर रहे हैं। मेरे ख्याल से हमारे यहाँ हमारी अर्थव्यवस्था में नेगेटिव रियल रेट्स इतने ज्यादा नहीं है, और हमारे यहाँ ग्रोथ पिकअप कर रही है, तो मेरे और इन्फ्लेशन का इतना ज्यादा वरी नहीं है, बिकॉज वो ज्यादातर मेरा विचार ये है कि ऑल्दो हम अपने मॉडलिंग में, प्रोजेक्शंस में, फोरकास्ट में थोड़ा हायर रेट अज्यूम करते हैं, बट हमको उम्मीद नहीं है कि बहुत ही अग्रेसिव स्टांस आरबीआई लेगा, बिकॉज वो रिक्वायरमेंट नहीं है उसकी। मेरे ख्याल से फेड, यूएस फेड का सिचुएशन अलग है। वहां पे आई थिंक नेगेटिव इंटरेस्ट रियल रेट बहुत ज्यादा डिफरेंस में, और फेड ने अपना आके स्पष्ट भी किया 3 से 4 रेट हाइक करेंगे अगले 12 महीने में। मैं कहूंगा इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव एक इम्पॉर्टेंट चीज है, लेकिन ज्यादा तवज्जो देना कि इंटरेस्ट रेट यहाँ से बहुत ज्यादा उठ जाएंगे नियर टर्म में, मेरे को नहीं लगता हमारी अर्थव्यवस्था में आरबीआई ऐसा कुछ करेगा, बिकॉज हमारे यहाँ ग्रोथ पिकअप कर रही है, इन्फ्लेशन विद इन टॉलरेंस जोन है। 6% आया है लास्ट नंबर, लेकिन आरबीआई के टॉलरेंस जोन के करीब है। मेरे ख्याल से डिसरप्शंस नॉर्मलाइज होंगे। मेरे को लगता है कि इन्फ्लेशन हमारे यहाँ इन पर्टिकुलर कंट्रोल में आएगा, अनलेस कि क्रूड थोड़ा रन अप कर जाए, या अगर सॉफन कर गया तो भी ठीक है। मुझको ज्यादा उम्मीद नहीं है कि इंटरेस्ट रेट्स बहुत ज्यादा रैपिडली इंडिया में बढ़ेंगे। बट अगर मैं ये चीज बिल्ड कर रहा हूँ अपने इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव इन्वेस्टमेंट्स की मॉडलिंग में, सो हम ऑलरेडी थोड़ा सा हाई इंटरेस्ट रेट बिल्ड कर रहे हैं, तो वो प्रोजेक्शंस में, फोरकास्ट में है। मैं कहूंगा कि मार्केट को भी उम्मीद है कि अगले 6 महीना में 1 या 2 रेट हाइक हो सकते हैं, और वो मोरलेस मेरे ख्याल से प्राइस में। मृणाल, गुड मॉर्निंग, अजय हियर। मृणाल, लास्ट 2-3 दिन की जो ज़बरदस्त वॉलेटिलिटी देखने को मिली, कुछ नए इन्वेस्टर्स को बाजार के बहुत पुराने लेसन सीखने को मिले होंगे। आपने किस तरीके से, आप तो बहुत पुराने रह चुके हैं मार्केट में, आपने कैसे फायदा उठाया इस वॉलेटिलिटी, आपने एडअप किए? देखिए, हमारा आउटलुक कुछ डोमेस्टिक सेक्टर्स पे बहुत स्ट्रांग है अगले 5 साल के लिए। जैसे बिल्डिंग मटेरियल हुआ, केपेक्स ड्रिवन बिजनेसेस हुए, जैसे टेक्सटाइल हुए, केमिकल्स हुआ, हेल्थ केयर हुआ, इन पर्टिकुलर एपीआईज। तो ये हम लोग हमेशा ऐसी वॉलेटिलिटी में अपने एलोकेशन उस स्पेस में, उस सेक्टर में बढ़ा। इन अ लिमिटेड फॉर्म ऑटो भी इंटरेस्टिंग लगता है हमको। हमारा प्रिंसिपल बहुत क्लियर है, अगर मार्केट शार्प मूवमेंट डाउन लेता है तो हम अपना एलोकेशन थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं, और दैट डिसिप्लिन हम लोग वो फॉलो करते हैं, वो हम फॉलो करते भी रहेंगे आगे।
ऑलराइट, मॉर्निंग मृणाल। ऐसे में अगर इस स्पेस के लिए आपको इस साल के लिए आपको कुछ स्पेशल थीम परफॉर्म करेंगे, कुछ आउट परफॉर्म और शायद कुछ अंडर परफॉर्म करेंगे, लेकिन कोई ना कोई नई इमर्जिंग थीम्स या फिर ट्रेंड्स आप आइडेंटिफाई कर रहे हो जिन्हें आप स्टडी कर रहे हो और हमसे शेयर करना चाहें? सो एक्सीलेंट सवाल। और मेरे मेरे दिमाग में कोई एम्बिग्विटी नहीं है कि हमारी इकोनॉमी, हमारी अर्थव्यवस्था अब केपेक्स मोड में चली गई है और फाइनली हमारे यहाँ डिमांड का इफेक्ट दिखने लग गया है। ये डिमांड फिलहाल चाहिए। अगर आप मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट देखें तो हम $400 बिलियन का मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट इस साल, इस फिस्कल में कर लेंगे और हम ट्रैक पे हैं। हमने जनवरी एंड तक 335 ऑलरेडी कर लिया है और ये 25% प्लस इंक्रीज है 2 साल के बनिस्पत। ये उस साल में है जहां पे कंटेनर शॉर्टेज हैं, जहां पे कोरोना की वजह से काफी डिस्ट्रप्शंस हैं सप्लाई चेन में अभी भी। उसके बावजूद हमारे मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट 400 बिलियन के करीब पहुंच जाएंगे इस फिस्कल में। डिमांड जो है पर्टिकुलरली जिस सेक्टर्स में डिमांड है वो चाइना +1 का है एंड और वो डिमांड से हमारे जो एक्सेस कैपेसिटी थी सिस्टम में वो फिल भी हो रही है और उसका हमें क्लियर फायदा हो रहा है। मेरे ख्याल से अगर आप बैंक्स, क्योंकि हम अर्निंग सीजन के मिडिल में हैं, अगर आप बैंक्स के अर्निंग कॉल के ट्रांसक्रिप्ट पढ़ें या कॉन्वर्सेशंस देखें मैनेजमेंट के जो उन्होंने पब्लिक डोमेन में डाले हैं, केपेक्स और कैपेसिटी एक्सपेंशन क्रिएट करेगा जॉब, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी क्रिएट करेगा अगले 5 साल में। मेरे ख्याल से ये एक डोमिनेंट थीम होगी और यही एरिया होगा बिजनेस ओनर्स हो या शेयर होल्डर्स हो को इन्वेस्ट करने का। और उस स्पेस में सीक्वेंस में चीजें होंगी। ऑब्वियसली अभी चाइना +1 डिमांड ड्राइव कर रहा है, लेकिन फाइनली वो अदर सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी में भी शिफ्ट इन कर जाएगा। मेरे ख्याल से अगला 5 साल बिलोंग्स टू एंड हेल्थ केयर। आई हैव नो डाउट इन माई माइंड कि ये वो थीम्स होंगे, ये वो सेक्टर्स होंगे जो एक सुपरलेटिव ग्रोथ और अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेंगे मार्केट पार्टिसिपेंट्स के लिए। जी मृणाल, साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि और आपने सही भी कहा कि अभी भी जो रिकवरी है वो ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से फर्म फुटिंग पर आ गई है, लेकिन कुछ एक सेक्टर्स जहाँ पर हमने इटली में काफ़ी वाइब्रेंसी देखी है, जैसे रियल एस्टेट में हमने अच्छी खासी वाइब्रेंसी देखी है, ऑटो में तो खैर हम देख ही रहे हैं जो वाइब्रेंसी है वो। रियल एस्टेट पर आपका व्यू क्या है मृणाल, कंसिडरिंग कि शायद थोड़ा सा इस समय उनके लिए मैक्रो आउटलुक जो है वो आगे चल के थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है, इफ़ नॉट डिफ़िकल्ट, बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट रेट सिनारियो, कमोडिटी प्राइसेस सिनारियो। आप इस समय कैसे देख रहे हैं रियल एस्टेट स्पेस को? सवाल अजय, अगर आप देखें मेरे ख्याल से जो रेजिडेंशियल हाउसिंग डिमांड है वो तो इंडिया में 20 साल का सेक्युलर ट्रेंड है। वो उसका तो दिस ईयर मैं कहूंगा कि गैप रिक्वायरमेंट का और जो डिमांड है वो बहुत बड़ी है। सो 20 साल तक भी अगर ग्रो करते रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, बट बीच में प्रॉब्लम्स ये होती हैं कि इनकम लेवल्स बिकॉज ऑफ ऊपर नीचे हो जाते हैं तो परचेजेस डेफर हो जाती है। बट अगर आप रियल स्टेट में पर्टिकुलरली देखें, ये एक गलत सोच है कि इंटरेस्ट रेट के ऊपर रियल स्टेट सेल डिपेंडेंट है। ऐसा नहीं होता। अगर आप कंज्यूमर बिहेवियर देखें तो रियलिटी ये है कि जब किसी हाउस होल्ड को, जब किसी एम्प्लॉय को या जब किसी वो ये घर खरीद पाएंगे, उनकी ये आर्थिक क्षमता है कि वो ये ले सकते हैं, डाउन पेमेंट कर सकते हैं, उसके बाद वो करने के बाद वो इंटरेस्ट रेट ढूंढते हैं। तो इंटरेस्ट रेट डिमांड नहीं ड्राइव करता रेजिडेंशियल हाउसिंग का। रेजिडेंशियल हाउसिंग का डिमांड एक्चुअली काफी सेक्युलर इंडिया में, बिकॉज गैप बहुत ज्यादा है डिमांड और सप्लाई में। और लेकिन और पिछला 8-10 साल में क्या हुआ है कि जो 30 महीना प्लस की इन्वेंट्री होती थी, अगर आप लेटेस्ट डेटा देखें, इवन इकोनॉमिक सर्वे में भी अगर आप नोटिस करें, इकोनॉमिक सर्वे में सिटी स्पेसिफिक 5-7 सिटीज हैं जिनका स्पेसिफिक उन्होंने ट्रेंड, प्राइस एंड ऑक्यूपेंसी लेवल दिखाया है। सो वो क्लियरली पॉइंट कर रहा है कि ज्यादातर फिनिश्ड इन्वेंट्री जो बड़े पॉकेट्स हैं रेजिडेंशियल अर्बन एरियाज के, उधर खत्म हो गई है और वहां पे अपटेक क्लियरली आएगा वॉल्यूम पिकअप का जैसे जैसे इनकम सॉरी। और आई थिंक अगर आप ग्रोथ का आउटलुक देखें, भले IMF जो 9% बोल रहा है इंडिया के लिए, भले आप ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का RBI का एस्टिमेट देखें 8.5 का, ये सबसे उम्दा और सबसे हेवी ग्रोथ एस्टिमेट है लार्ज इकोनॉमीज में और इसका इम्पैक्ट क्लियरली जॉब जनरेशन पे दिखेगा। और जब मैंने देखा है कि जब भी जॉब जनरेशन
नंबर इंप्रूव होता है, रेजिडेंशियल ट्रांजैक्शंस इंप्रूव होने लगते हैं। सो इसमें कैसे निवेशक को इन्वेस्ट करना है, ये एक अलग तरीका है। जैसे हमें लगता है कि मॉर्गेज एक बहुत अच्छा तरीका है इसको प्ले करने का, बिल्डिंग मटेरियल एक अच्छा तरीका है उसको उसमें इन्वेस्ट करने का या पार्टिसिपेट करने का। डायरेक्ट रियल स्टेट प्ले पे हम लोग काफी चूजी रहते हैं, बट मॉर्गेज एंड बिल्डिंग मटेरियल हमें फार बेटर लगता है एज अ प्ले ऑन दैट डिमांड। कैपेक्स थीम की अगर हम बात करें, इसको थोड़ा स्क्रैच करते हैं पॉइंट्स। एक तो कैपेक्स ओरिएंटेड लेंडर्स हो गए, ऑब्वियस हैं, लार्ज कैपिटल गुड्स कंपनीज हो गई। एक बहुत बड़ा हिस्सा है, अभी जैसे आज हैवी इंडस्ट्रीज मिनिस्टर ने, सेक्रेटरी ने ये बोला कि पीएलआई अलोन अगले 5 साल में 2.3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट कंट्री में लेके आएगा। तो क्या टीयर कंपनीज हैं 5 से 10-15 हज़ार करोड़ की, जो बहुत सारे दूसरे कंपनीज के फीडर हैं बड़े कैपेक्स के लिए। आपका हाइड्रोजन की बात करें, कैपेक्स हो रहा है तो उससे थर्मैक्स हो गया, किर्लोस्कर फेरेस हो गया। ये जो एक स्पेस है बहुत अंडर रिसर्च्ड है कि दूसरे के कैपेक्स में फीडर इंडस्ट्रीज है। आपने उस पर कुछ काम किया है क्या? कौन से थीम्स आप वहां पे प्ले कर रहे हैं अपने कैपेक्स बास्केट? इनफैक्ट अजय, आपने बिल्कुल सही पॉइंट किया। एक्चुअली जो लार्ज कंपनीज हैं, हमने पिछला 20-30 साल में देखा है, जो लार्ज कॉर्पोरेशन हैं वो जनरली ब्रांड एंड कस्टमर ओनर बन गए हैं और उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग अपना वेंडर्स को पुश कर दिया है। तो हम जो मैन्युफैक्चरिंग का रिवाइवल की बात कर रहे हैं वो लार्जली एमएसएमई साइड में होता है, और एमएसएमई को हमारे यहाँ स्मॉल एंड मिड कैप कहा जाता है। जी मार्केट कैप जो आपने कहा 10-15 हजार 20,000 करोड़, वो एक आइडियल मार्केट कैप है। सो हम उधर एक वहां इस बीच में पिछला 5 साल 2-3 क्रिटिकल चीजें हुई है। एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर में जो इन्वेस्टमेंट हुआ है पिछला 10 साल में, उससे काफी डीबॉटलनेक हो गए हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, टर्न अराउंड टाइम्स इंप्रूव हो गए हैं। रेलवे ने पर्टिकुलरली सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट करके कार्गो हॉलिंग कैपेसिटी इंक्रीज कर ली है। हाईवे डेंसिटी इंप्रूव हो गई है, हमारे पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, इलेक्ट्रिसिटी, ये पैरामीटर्स इंप्रूव हो गए हैं। इस बीच में पीएलआई स्कीम है, और हम अगर आप नोटिस करें पिछला 10 साल से हमारी इकोनॉमी में केपेक्स करीब 4 ट्रिलियन रुपीस पे स्टैग्नेट कर गया है। तो अगर हम 4 ट्रिलियन रुपीस पे 5 साल में भी स्प्लिट करें अगर हम 2 ट्रिलियन को, तो भी हम 2 ट्रिलियन बाय 5 अराउंड 400 मिलियन का हम एडिशनल केपेक्स हर साल अगले 5 साल के लिए बात कर रहे हैं। इसके अलावा ग्रीन केपेक्स, आपने मिनिस्टर साहब का नाम लिया, ऑयल मिनिस्टर ने भी आज सुबह ही स्टेटमेंट दिया है कि ग्रीन टारगेट्स दिए जाएंगे। तो जो हम केपेक्स इकोनॉमी में बात कर रहे हैं, एक्चुअली ये एक हमको याद दिलाता है फेज का जो 2003 से 10 में हमने देखा था, जब बहुत सिग्निफिकेंट कैपेसिटी एडिशन हुआ था। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे कहूं, उस समय पावर कैपेसिटी में सिग्निफिकेंट एडिशन हुआ था। इस समय भी पावर कैपेसिटी में सिग्निफिकेंट एडिशन होगा अगले 5-7 साल में। मेरे दिमाग में इसके लिए था, इस समय मेरे ख्याल से रिन्यूएबल होगा, हो सकता है सोलार हो, सिग्निफिकेंट एडिशन होगा मेरे ख्याल से केमिकल कैपेसिटी, डिस्क्रीट मैन्युफैक्चरिंग, सब वो सेक्टर्स में जो मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट है जिनमें डिमांड हमें दिख रही है, भले वो एक्सपोर्ट लेड हो या डोमेस्टिक हो, उन सब में केपेक्स होगा। लेकिन देयर विल बी अंडरलाइन डिफरेंस। सो जैसे कोई केमिकल कंपनी जो एक्सपैंड करेगी वो एक सिग्निफिकेंट पोर्शन अपना केपेक्स का एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स में भी डालेगी। सो तो प्राइवेट केपेक्स हम देख रहे हैं, जो बात हो रही है प्राइवेट केपेक्स की, वो ग्रीन हो रही है। सो एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। सो गवर्नमेंट केपेक्स बजट में 7.5 लाख करोड़ पे बजट किया गया है, जो एक लेग अप है पास्ट में। सो एक बड़ा ड्राइवर है वो केपेक्स का। उसके अलावा जो प्राइवेट केपेक्स हम देख रहे हैं वो एक ग्रीन केपेक्स है। सो पावर कैपेसिटी जो बातें हो रही हैं वो ग्रीन हो रही हैं। बाय दैट आई मीन कि जैसे कि रिन्यूएबल हो या सोलार हो कर रहे हैं वो लोग, अपना एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स में सस्टेनेबल मेथड्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग की बातें कर रहे हैं। सो जो केपेक्स होगा वो पीएलआई से ड्रिवन है, ग्रीन है, गवर्नमेंट केपेक्स पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में है। सो मेरे ख्याल से कम 20 से 25% का CAGR ओवरऑल इकोनॉमी में केपेक्स का क्लियरली 5 साल के लिए दिख रहा है हमको, जो एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक एक्टिविटी ड्राइवर होगा। और जैसा कि मैंने पहले अभी कहा कि थीम है, जैसे बहुत सेक्टर्स हैं जो बड़े हैं बाय नेचर, जैसे अगर आप ऑटो OEM कंसिडर करेंगे तो वो एक बाय इटसेल्फ ही लार्ज सेक्टर हो जाता है, लेकिन ऑटो में वैल्यू चेन में काफी एंसिलरीज हैं। ऐसे ही टेक्सटाइल जैसे एक सेक्टर है, टेक्सटाइल स्पिनिंग भी होता है लेकिन उसमें मशीन टूल्स भी होते हैं।
और टेक्सटाइल में काफी रोबस्ट डिमांड है चाइना प्लस वन की, बट बाय नेचर वो एक स्मॉल कहें या एपीआई मैन्युफैक्चरिंग कहें, ये सब पीएलआई के भी बेनिफिशियरी हैं और एज वेल डिमांड भी काफी रोबस्ट वहां पे आई है। इन द मीनवाइल हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि रिफॉर्म्स भी काफी हुए हैं पिछला 5-10 साल में। जो कॉर्पोरेट टैक्स 35% के करीब होता था वो 15% हो गया है, जो एक सिग्निफिकेंट इंसेंटिव क्रिएट करता है नई कैपेसिटी डालने के लिए किसी भी नए एंटरप्रेन्योर को। और डिमांड है, इंसेंटिव, रनवे है, पॉलिसी कैटलिस्ट है, सब कुछ मेरे ख्याल से राइटली प्लेस्ड है। आई थिंक केपेक्स भले ये छोटा सा शब्द है लेकिन उसमें काफी चीजें अंदर आएंगी। ये एक डोमिनेंट थीम है अगले 5 साल के लिए जिसमें निवेशक को इन्वेस्ट करना चाहिए। बिल्कुल, एब्सोल्युटली राइटली पॉइंटेड मृणाल, वी एब्सोल्युटली अग्री विद यू। इनफैक्ट इसी को ब्रॉडर सेंस में और समझने की कोशिश किया जाए तो कल जिस तरह से एफएम ने भी क्लियरली कहा कि नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स की जरूरत है, तो ये भी एक पार्ट ऑफ न्यू थीम्स का ही पार्ट है। ऐसे में अगर हम चाहे आप डिसइन्वेस्टमेंट के टारगेट्स को सरकार की तरफ से ले लें, गवर्नमेंट के पीएलआई को ले ले, वहां पर एक बड़ा इन्वेस्टमेंट आना है, वहां एक बड़ा निवेश आ सकता है। और जब खुद एफएम बात कर रही हैं कि अब नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स की बात की जाए, तो ऐसे में आप कौन से एरियाज को यहाँ नजर रखेंगे जो आपके रडार पे होंगे, जहां आपको लगता है कि ड्रिवन बाय पॉलिसीज रिफॉर्म्स वहां एक अच्छी जा सकती है फॉर अ लॉन्गर होराइजन? सो द स्वीट स्पॉट अगर मैं कहूं तो वो इंडस्ट्रीज हैं जो चाइना प्लस वन और पीएलआई दोनों से बेनिफिट कर रहे हैं। एज ऑफ नाउ उनमें क्लियरली इमीडिएटली साल 2 साल में मेरे ख्याल से बड़ा लेग अप ऑन रेवेन्यूज, मार्जिन, प्रॉफिट सब दिखने लगेगा। अब जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल अगर मैं कहूँ, बैटरीज कहें या जैसा भी, मतलब द फ्यूचर ऑफ मोबिलिटी इज ग्रीन, उसमें कोई डाउट नहीं है। अब वो हाइड्रोजन है कि बट उस स्पेस में मेरे ख्याल से काफी इंटरेस्टिंग चीजें, जैसे कि मैंने कहा एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, सो वो कंपनीज जो उस एरिया में स्पेसिफिक एक्सपर्टीज रखती हैं, जो एक आपको जीरो डिस्चार्ज कैपेबिलिटी, क्लीन थर्मल, क्लीन कोल्ड टेक्नोलॉजी हुआ, वेस्ट हीट रीट्रीटमेंट एंड रीजनरेशन कैपेसिटी, रिन्यूएबल साइड में अगर पावर जनरेशन के एंसिलरीज, ये भी नए तरह के ग्रीन केपेक्स को फुलफिल करने वाली कैपेबिलिटीज वाली बिजनेसेस हैं। ये मेरे ख्याल से ये मिक्स ऑफ टेक्नोलॉजी है, फीड करते हैं मैन्युफैक्चरिंग को, लेकिन बहुत ही रेलिवेंट है। अलॉन्ग विद दैट अगर मैं कहूँ ट्रेडिशनली मॉर्गेज बहुत प्रॉमिसिंग है। मॉर्गेज 2017-18 की क्राइसिस के बाद एक कंसोलिडेटेड स्पेस है जहां पे लार्जली बैंक्स हैं और लिमिटेड एनबीएफसी हैं, जो हाउसिंग एनबीएफसी का रनवे बहुत स्ट्रांग है और वो सेक्युलर हो सकता है अगला 5-10 साल के लिए, गिवन की डिमांड रिवाइव होना अब ऑलमोस्ट सर्टेन है रेजिडेंशियल साइड। ऑल राइट मृणाल, वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट्स पुट फॉरवर्ड। बहुत बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए और हमारे व्यूवर्स को ये इंटरेस्टिंग ट्रेंड्स, फ्यूचर ट्रेंड्स और कहाँ पर आपको अगले 5 से 10 साल तक एक अच्छी वॉइंसी दिख सकती है, ये सब डिस्कस करने के लिए, हमारे शो पे आ जाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद एक एक्सक्लूसिव इंटरेक्शन